हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ संचित राज, आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ और आज की कक्षा में हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे प्रारंभिक समाज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 कक्षाओं में पढ़ाया कि इतिहास क्या है, इतिहासकार क्या है, इतिहासविद कौन होते हैं, ठीक है? आग की आविष्कार कैसे हुई, पत पत्थर का उपयोग कैसे करते थे, है ना? आदि मानव कैसे रहते थे, गुफा में रहते थे, क्या कंदमूल खाते थे। तो इन सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अध्याय 3 पे, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक समाज। मतलब पहले जो समाज था वो कैसा था। आज जो भी आप समाज में देख रहे हो, वहाँ गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, रोड है, ठीक है, खाने के लिए है, खेती है, बहुत सारा फैक्ट्री है। लेकिन पहले जो लोग रहते थे आदि मानव, उस समय का समाज कैसा था, चलिए देखते हैं। रितेश और प्रकाश है, ठीक है, रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, देखते हैं। रितेश कहता है, प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे है। रितेश पूछता है अपने एक दोस्त है प्रकाश से कि प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए, है ना? अब ये देखने वाली बात है कि मानव जो हम लोग है, तो सबसे पहले पौधा आया, प्लांट आया, है ना, एनिमल आया। आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हम लोग भी जीवन है, और जो पशु है, पक्षी है, पौधा है, उसमें भी क्या है, उनमें भी क्या है, जीवन मिलता है। तो आखिर पहले कौन आया, ठीक है, मानव की इस धरती पर कैसे आए? तो प्रकाश कहता है कि मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। ये तो आप सभी जानते होंगे, ये बोलचाल की भाषा में है कि हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है। लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। रितेश पूछता है, लेकिन मैंने तो कल क्या हुआ अखबार में पढ़ा कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र में हुई। क्या आपने सोचा था बच्चों कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ होगी? समुद्र के भीतर होगी, है ना? और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। तो सबसे पहले क्या हुआ? समुद्र के भीतर नीचे जीव का विकास हुआ, और छोटा जीव से बड़ा जीव, और बड़ा जीव से हम सभी मानव बने। अभी आपके मन में कौतूहल तो उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आखिर ये कैसे हुआ? तो आप जब बड़े हो जाइएगा, या आप जब बायोलॉजी पढ़िएगा या ज्योग्राफी पढ़िएगा, जो टीचर आएंगे वो आपको बताएंगे कि मानव जीवन की उत्पत्ति समुद्र के भीतर हुई, कैसे हुई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश। तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे थे, और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो हम लोग को इसी पर फोकस करना है कि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है, तो आप निश्चित परिचित हैं हम लोग कैसे रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज 1000 वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, मैंने आपको बताया। कहीं कहीं गांव नहीं थे, ना शहर था। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, ठीक है। आज से ठीक अभी 2024 चल रहा है, 2024 से 150 साल घटा दो, तो उस समय हम लोग क्या मानते थे कि जब पृथ्वी आई तभी से जीवन है इस धरती पे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। देखते आगे क्या है। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है, वो लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है, ठीक है। लाखों वर्ष का क्या है? क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। मतलब हम लोग जो आज देख रहे हो, अपने पास क्या है? 2 हाथ है, नाक है, मुंह है। तो हम लोगों का ये क्रमबद्ध विकास हुआ है। जैसे कि मान लो कि क्रमबद्ध विकास का मतलब क्या था? ये छोटा पत्थर है, फिर ये बड़ा पत्थर हुआ, फिर ये बड़ा पत्थर हुआ, फिर इससे बड़ा पत्थर हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? क्रमबद्ध विकास हो रहा है। जैसे कि इसको ऐसे समझो, पहले क्या था? बैलगाड़ी था, ठीक है ना, काट लगा हुआ था लकड़ी का, और यहाँ पे क्या था? ये जानवर था जो इसको क्या करता था? धोता था। बैलगाड़ी से क्या हुआ? फिर आपका छोटा वाला गाड़ी आ गया, छोटा वाला गाड़ी से क्या हुआ? बड़ा गाड़ी आ गया, ट्रक आ गया, ट्रक से आज
रेलगाड़ी है, मेट्रो है, सब कुछ है। तो ये क्या है, क्रमबद्ध विकास है। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या हुआ है, क्रमबद्ध विकास हुआ है। ठीक है, एक सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो मैंने आपको बताया था साक्ष्य के बारे में, याद है बच्चों? साक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य क्या है ना, और साक्ष्य क्यों जरूरी है, जिसको हम लोग सबूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबूत मैंने आपको बताया था, या मैंने आपको साक्ष्य बताया था कि ये कितना उपयोगी है। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ है, जैसे कि जो भी अवशेष हो गया, रिमेन्स हो गया, उसको हम लोग साक्ष्य कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि मान लेते हैं कि आप चावल दाल भुजिया खा लिए और प्लेट कॉर्नर में रख दिए, और आपके मम्मी पापा जब घर में आए तो बोले क्या कि क्या खाया हो, तो आप झूठ बोलोगे कि मैं तो भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ। लेकिन आपके मम्मी पापा प्लेट देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, पड़ा हुआ है थोड़ा सा चावल दाल सब्जी, तो वो क्या हो गया उनके लिए, सबूत हो गया, साक्ष्य हो गया कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो खाए हो, लेकिन तुम तो बोल रहे हो नहीं खाए हो। सिमिलरली जब पहले के आदि मानव रहते थे तो शिकार करते थे पत्थर से, तो वो पत्थर आज भी मिलता है हम लोगों को, है ना, और आज भी रखा गया है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है जो हमें इस बात का संकेत देता है, सबूत देता है आदि मानव के बारे में, तभी हम लोग क्या जब उनके बारे में जान पाए। कंकाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले जो जब इंसान मर जाता था या जानवर मर जाता था तो धरती के नीचे गड्ढा खोदकर उसको डाल दिया जाता था, तो उसके जो कंकाल है आज भी देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको कार्बन डेटिंग बताया था कि कार्बन डेटिंग के थ्रू, है ना, C14 मैंने आपको बताया था, C14 के थ्रू याद कीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेट के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो कितना पुराना अवशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हज़ारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ें को देखकर अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेत्ता, मैंने आपको बताया था, एक इतिहासकार होता है और एक पुरातत्ववेत्ता होता है, जो कि ये क्या करता है, ये रिमेन्स साक्ष्य को क्या करता है, ढूंढता है धरती के नीचे से, और उसके बारे में अध्ययन करता है, फिर हमें बताता है अब कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। ठीक है, उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए। अब प्रयोग में क्या लाया गया बच्चों, जैसे कि औजार हो गया, प्रयोग में लाया गया औजार हो गया। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले के लोग लाते थे, तो जान लीजिए। औजार हो गया, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियाँ हो गई, उनके निवास स्थान का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है पिछले अध्याय में। तो वो लोग गुफा में रहते थे, है ना, पहाड़ के नीचे, है ना, वो लोग कैसे शिकार करते थे, है ना, इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज, देखो एक टर्म आया है क्या, शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया की कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। आप जैसे कि पहले आदि मानव जंगल में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, बाद में उन्होंने जो पौधे हैं, पौधों को ढका, अपनी जो प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, और रहना शुरू किया। तो आज भी अपने भारत में और पूरे विश्व में कई ऐसे समुदाय हैं जो आज भी इसी अवस्था में रहते हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, घूम घूम कर खाते हैं, पीते हैं और सबसे अलग रहते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आदि मानव कहते हैं, ट्राइबल पीपल कहते हैं, ठीक है, अन्यथा शिकारी समाज कहते हैं। शिकारी समाज के ऐसा समाज जिसमें लोग रहते हैं और वो शिकार करके खाते हैं, है ना, और जो फ्रूट हो गया, फल हो गया, पौधा हो गया, कंदमूल हो गया, वो सब चीज़ खाकर अपना जीवन वहन करते हैं। आप ये सर वो काम नहीं करते हैं, नहीं काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ प्रकृति के बारे में हमसे कई ज़्यादा ज्ञान उनको है, ठीक है। जैसे कि 2004 में एक बार सुनामी आई थी भारत में, तो
उस समय क्या हुआ कि अंडमान निकोबार में, मैंने आपको मैप में बताया है, सर भी बताएंगे आपको, उस समय क्या हुआ कि काफ़ी भारत को और जो तटीय प्रदेश हैं सबको नुकसान पहुंचा था। लेकिन एक ऐसा समाज था, ट्राइबल ग्रुप, उनको पहले से पता था और वो पहले से ऊंचे स्थान पर चले गए थे। सोचो, है ना कितने अजीब बात, लेकिन ये सच है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो भारत में जो मानव है, तो आपको अब तो पता है कि भारत में मानव पहले कहाँ रहते थे बच्चों? तो वो लोग पहाड़ पे रहते थे, गुफा में रहते थे, पहाड़ में गुफा बनाकर रहते थे, है ना, और पेड़ों पे रहते थे, जंगल में रहते थे। ये सब मैं कैसे बता रहा हूँ, आगे आपको मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, और भारत में जो केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये चार क्या है, भारत के राज्य का नाम है। और इन्हीं राज्यों में बहुत सारे ऐसे शिकारी समूह के लोग अभी भी रहते हैं। ठीक है, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई बस्तियां मिली है। अब हमारा जो पहला चैप्टर था उसका नाम क्या था बच्चों, याद होगा आपको? हमारा अतीत। अतीत कहने का मतलब है कि हमारा जो पास्ट था, हमारा जो भूतकाल था, हमारा जो इतिहास था वो कैसा था। ठीक है, मैं एक ही चीज को बताता जा रहा हूँ जो कि आप भूले नहीं और चीजों को कोरिलेट कर सके। ठीक है, भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत के कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही है। इन सभी स्थलों को शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो भी मैप क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पुस्तक में देखेंगे कि कहाँ कहाँ है, और इस मैप को मैं क्लियर करूँगा बाद में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भारत का मैप है। मैं आपको भारत का पिछली कक्षा में मैप भी बताया था, और मैप बताने के साथ साथ ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर कहाँ है ना। साउथ में मैंने आपको डायरेक्शन बताया था कि ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, दाहिने साइड में पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवर तथा लोगों की हड्डियां, ये सभी मिलती गुफा है, उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में आप देखिए, यहाँ आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक राज्य है भारत का, जो कि भारत के ठीक सेंटर में पाया जाता है। ये जो एरिया हो गया, ये मध्य प्रदेश का हो गया। हाँ, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी गुफाएं पाई गई हैं, मतलब जो पहाड़ हो गया। ठीक है, मान लो ये पहाड़ हो गया। हाँ, तो पहाड़ को काट कर इसके अंदर लोग रहते थे। आप बोलिएगा सर पहाड़ के अंदर क्यों रहते थे? तो जो शिकारी जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए। मान लो अगर बाहर ही कंटिन्यू रहेंगे तो बारिश होने लगेगी तो भीग जाएंगे, ठंड में क्या लगेगा उनको, ज़्यादा ठंड लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, पत्थर काट कर गुफा बनाकर वो अंदर रहते थे। और अंदर ही वो क्या करते थे, मान लो खाना खा लिए, पेट भर गया, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उसी पत्थर गुफा पे क्या करते थे, वो कलाकारी करते थे, है ना। कलाकारी मतलब क्या होता है कि मान लो कोई फोटो बना रहे हैं, जानवर का फोटो बना रहे हैं, मान लो कोई आदमी का ऐसे ऐसे कर दिए, ये आदमी बन गया, है ना, ये कर दिए, ये दो आदमी बन गया। ठीक है, ऐसे करके क्या करते थे, वो फोटो बनाते थे, शिकार का फोटो बनाते थे, है ना। तो खाली समय में क्या करते थे, वो आर्ट का काम करते थे, और वो आज भी मौजूद है। और उन्हीं को देखकर हमें पता चलता है, हाँ बच्चों, वो जो कलाकृति बनाए हैं वो आज भी मौजूद है। ठीक है, कहाँ मौजूद है देखिए। तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, बुडली हो गया, पंचमढ़ी हो गया, भेड़ाघाट और महेश्वर, उन स्थलों के उदाहरण है जहाँ पे आज भी हमें साक्ष्य मिलते हैं आदिमानव को, सबूत मिलते हैं आदिमानव को। ठीक है, कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बहुत सारे सभ्यता का जो निर्माण हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है। क्यों हुआ है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि नदी के किनारे क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, वहाँ से व्यापार होता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, हम लोग पानी, उस पर नदी के पानी से सिंचाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमें इसके फायदे थे। इसीलिए दुनिया में जितनी भी सभ्यता हुई है, सबका जो क्रमिक विकास हुआ है या शुरुआत हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आरंभिक जीवन शैली कैसी थी, है ना? जैसे कि जीवन शैली करने का मतलब है कि दिनचर्या वो लोग क्या करते थे। जैसे कि आप हो, सुबह उठ गए, मम्मी पापा को प्रणाम किए, ठीक है? फिर थोड़ा क्या किए, कसरत किए, फिर उसके बाद स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई किए, फिर स्कूल से आए, फिर खाना खाए, ठीक है? फिर थोड़ा खेल लिए, फिर होमवर्क कर लिए, फिर खाना खा लिए, दादा-दादी के साथ समय बिताए, फिर सो गए। आपका यही जीवन शैली है। सिमिलरली आदि मानव का जीवन शैली कैसा था? चलिए देखते हैं। दुनिया में जगह हाँ, दुनिया में जगह-जगह भी लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे-छोटे झुंड में रहा करते थे। मैंने आपको बता रखा है। जंगल में हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदी एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से वह शहद भी इकट्ठा करते थे। हाँ, आज जो आप अपने घर में मध खाते हो, शहद खाते हो, वो आदि मानव लोग भी जानते थे कि मधुमक्खी के छत्तों से शहद कैसे निकाला जाता है। है ना इंटरेस्टिंग बात? वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते और इन्हीं सब चीज़ों को क्या अपना वो गुजारा करते थे, इन्हीं को खाते पीते थे, ठीक है? और जंगलों में अपने आप जंगली अनाज को काट लाते थे। वे ज़्यादातर क्या कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी खाते थे। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। देखो शिकार करते थे वो, जानवरों को मारते थे, खाते थे, लेकिन अगर मुख्य भोजन की बात की, जैसे आप लोग हो, बच्चों, आपके घर में मैं पूछूँ कि मुख्य भोजन क्या है? तो दाल बोलोगे, चावल बोलोगे, रोटी बोलोगे, ये डेली बनता है। सिमिलरली इनके यहाँ भी मांस भी बनता है, मुर्गा, मीट, मछली, लेकिन क्या वो डेली बनता है? नहीं बनता है ना, 15 दिन पे एक बार बनता है। ये लोग भी क्या करते थे कि मांस इनका मुख्य पेशा नहीं था। जब जंगल में कंदमूल, फल वगैरह समाप्त हो जाते थे, तब ये लोग दूसरे आहार की तरफ क्या करते थे? देखते थे जिंदा रहने के लिए। क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले, उनसे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे। यह एक और भी कारण है कि जो उनके छोटे-छोटे औजार हम लोगों को मिले हैं, जो हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे, वो औजार कैसा था, है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम जैसे मान लो कि ये पत्थर हो गया, है ना? ये नुकीला पार्ट हो गया ना, ये नुकीला पार्ट दिख रहा है? इतना छोटा पत्थर से क्या आप एक शेर को मार सकते हो, एक हाथी को मार सकते हो? नहीं मार सकते हो। आप खरगोश को मार सकते हो, ठीक है? बकरी को मार सकते हो। तो सिमिलरली जो मार पाए वो बना के खाते थे। आगे बढ़ते हैं। तो उनका जीवन शैली यही था। यहाँ पे देखिए फोटो दिया गया है ना? कितना सुंदर है। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल, देखो यहाँ पे वो कैसे, ये आग जल रहा है ना? और ये बैठे हुए हैं, ये भी आदम, हाँ आदि मानव है। देखो ये आग है, ये ताप रहे, इसको देख रहे हो? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था उसका ये चित्रण है, देखिए कितना सुंदर है। ये आदि मानव है, ये आग जलाकर बैठे हुए हैं, यहाँ शिकार करके लाए हैं। और देखिए यहाँ ये औजार है ना? इनके हाथों में क्या है? औजार। औजार से क्या कर रही है? स्किन को छील रहे हैं, है ना? यहाँ देखिए बड़ा सा औजार है और ये गुफा है। ये क्या है? एक ही पिक्चर में सब कुछ है। ये पहले पहाड़ था, पहाड़ को फोड़ फोड़ के काट के अंदर इसी गुफा में ये लोग रहते हैं, है ना? और ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये औजार आपको दिख रहा है छोटा छोटा? यहाँ देखिए इसके पास भी क्या है? ये पत्थर का औजार है, ये लकड़ी का औजार है ना? कितना खूबसूरत पिक्चर है। एक ही पिक्चर में मैंने जितना कुछ पढ़ाया था सब कुछ यहाँ दे रखा है ना? यहाँ मेल भी है, यहाँ फीमेल भी है ना? पुरुष है, महिला है, इनके बच्चे भी हैं। देखिए महिला गोद में बच्चे भी ली हुई है। यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जीवन शैली के बारे में आप बता दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, या आपसे कोई पूछेगा तो। आरंभिक मानव को पालने की चीज़ें जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। तो वो क्या करते थे? या तो पेड़ का पत्ता वो बांधते थे, या जानवर का जो खाल होता है ना, जैसे स्किन हो गया, स्किन निकाल कर उसको बांधते थे। वे जानवरों की खाल साफ करके बांधते थे, या पेड़ की पत्तियां और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, या पेड़ों की डालियां और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर
कर लेते थे। ये लोग आग जलाना जान गए थे, मैंने आपको बताया। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। आग के लोगों के झुंड में महिलाएँ और बच्चे भी रहते थे। मैंने आपने फ़ोटो में देखा है कि महिलाएँ भी हैं वहाँ, बच्चे भी हैं। पुरुष शिकार के लिए जाते थे। अब जो पुरुष है घर में वो क्या करेंगे? आज के पुरुष काम पे जाते हैं, महिलाएँ भी जब काम पे जाती है, लेकिन जो पहले के पुरुष है वो क्या करते थे? शिकार पे जाते थे। जबकि महिलाएँ कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का ख्याल रखते थे। तो पहले के ज़माने में सब कोई काम करते थे, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है? पुरुष शिकार पे जाते थे, शिकार करके लाएँगे तब ना उनका परिवार खाएगा, तब ना वो खाएँगे। और महिला जो होती थी वो जंगल में जाती थी, पेड़ पे फल देखती थी तो फल तोड़ कर लाती थी अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, ठीक है? कंदमूल हो गया वो लाती थी, लकड़ियाँ लाती थी, जो भी हो पाए जंगल से मिल पाए वो लाती थी। इससे क्या हुआ, जो महिला थी उनका जंगल के प्रति जो ज्ञान था वो बढ़ता है। पुरुष लोग क्या थे, वो तो घात लगा के बैठे रहते थे कि वो क्या आएगा, जानवर आएगा तो उसको मैं मारूँगा। लेकिन महिलाएँ थी वो जंगल में जाती थी, देखती थी, जंगल को समझती थी। तो धीरे-धीरे महिलाओं को जो ज्ञान है वो जंगल के बारे में ज़्यादा होने लगा, ठीक है? अब देखिए वो लोग क्या करते थे, बाँट कर खाते थे। जो भी पुरुष शिकार करने गए लेकर आया, महिलाएँ गई शिकार करने गई, वो आपस में क्या करते थे, बाँट कर खाते थे। मान लो एक दिन पुरुष गया और उसे शिकार पे कुछ मिला ही नहीं, तो खाली हाथ लौट के आया। लेकिन महिला गई और 2-4 फल लेकर आ गई, तो उसी फल से क्या करते थे वो लोग, आपस में मिल-जुल कर खाते थे, काम चलाते थे जिंदा रहने के लिए, ठीक है? सिमिलरली महिला गई, उन्हें फल नहीं मिला, पुरुष गए और वो शिकार करके लाए, तो वो मांस को वो लोग क्या करते थे, मिल बाँट के पकाकर खाते थे, क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाँट कर खाते थे, तो मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आरंभिक लोगों के साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों का मारना कठिन था। वो लोग झुंड में शिकार करते थे, मैंने आपको बताया है ना? 5-6 लोग मिलकर। भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा किया जाता था और उससे सब लोग मिल बाँट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं था। मैंने आपको बता दिया, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उस समय लोगों के कई समूह अलग-अलग क्षेत्रों में रहते थे। तो आज जो आप लोग देखते हो गाँव बहुत बड़ा या शहर जो एक साथ रहते हैं, तो पहले क्या था, 20 या 30 लोगों का समूह एक जगह रहता था, फिर 20-30 लोगों का समूह एक जगह रहता था। मान लो, इसको ऐसे समझो कि मान लो यहाँ एक जंगल है इतना बड़ा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, इसी तरह पेड़ पौधे। तो मान लो ये एरिया हो गया, तो यहाँ पे 20-30 लोग, 20 से 30 लोग एक साथ रहते थे। इधर हो गया इस सर्किल में 20 से 30 लोग एक साथ रहते थे। मतलब एक ही एरिया में अलग अलग छोटा-छोटा झुंड बना के ग्रुप में लोग रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। आपस में वो ग्रुप क्या करते थे, लड़ते भी थे। क्यों? खाने के लिए, है ना? मान लो कि कोई जानवर है, उसका शिकार किए, कोई दूसरा झुंड वाला आया उसको लेके भाग गया, तो ये गलत है ना? वो लोग लड़ते थे, है ना? कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा, ये कहना गलत है, ठीक है? क्योंकि उनको डेली परिश्रम करना पड़ता था, डेली श्रम करना पड़ता था खाने के लिए। वो खाएँगे तभी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि उनको उस समय तक खेती नहीं आती थी। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना तथा जो जंगल से प्राप्त हो जाता था उसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, ठीक है? देखिए मैंने आपको बताया आराम से बीतता हुआ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन फिर भी परिश्रम करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है ना? आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना था, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है कि एक समूह में उनके निवास स्थान चारों दिशा में होते थे। ऐसा नहीं कि एक फिक्स निवास स्थान होता था, वो लोग जहाँ जाते थे अपना निवास स्थान बना लेते थे और वहीं रहते थे 2-4 महीना, फिर कहीं और जाते थे। जब वहाँ ख़त्म हो जाता था खाना पीना तो कहीं और मूव कर रहते थे, ठीक है? वो लोग हमेशा चलते ही रहते थे। जैसे एक खास क्षेत्र में
फलों और पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिससे वे समाप्त कर देते थे। अंततः भोजन की तलाश में वो फिर इधर-उधर घूमते थे। मैंने बताया आपको, वे जानवरों को शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। मानो जानवर भागा जा रहा है, ये लोग उसके पीछे भागे जा रहे हैं, उसको मारना है आज, है ना? उसको बना के खाना है। तो कभी-कभी 10 से 20 किलोमीटर दूर चले जाते थे, है ना? लेकिन वो लोग क्या है, जंगल में थे, उनको पता था कहीं भी वो लोग निवास कर लेते थे, कहीं भी अपना गुफा काट के घर बना लिए, वहाँ पे रह लिए, है ना? कि वो उनको पेड़-पौधे के बारे में, लोकेशन के बारे में, वातावरण के बारे में रहते-रहते जानकारी हो ना मालूम हो गया। मैंने मैंने आपको अगर बताऊँ कि मैं आपको पटना भेज दूँ, तो क्या आप चले जाओगे? ऑब्वियसली चले जाओगे, बस पकड़ोगे, बस में बैठोगे या रेलगाड़ी में बैठोगे, पटना चले जाओगे। वहाँ आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? पैसा निकालोगे, बहुत सारा चीज़ें आप खा सकते हो। आपको पहले से पता है ना। सिमिलरली इन लोगों को भी पता था पहले से। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। संभवतः आस-पास के जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झील आदि के सूख जाने के कारण पानी की तलाश में भी वो क्या करते थे, इधर-उधर पैदल जाते थे, ठीक है? आरंभिक मानव औज़ार के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका ये चित्र है, यहाँ पे आप देख लीजिए। औज़ार कैसा था? देखिए यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से ये नुकीला पार्ट है, ये भी ये नुकीला पार्ट है ना? ये नुकीला पार्ट है, ये नीचे से नुकीला पार्ट है, ये देखिए ये भाला है, ठीक है? ये भी नुकीला पार्ट है, इसी नुकीला पार्ट से वो मारते थे और खाते थे, है ना? कितना सुंदर, ये भी एक बहुत बड़ा-सा औज़ार है। तो आपको ऐसा देखने को मिलता है और भारत के जितने भी ऐतिहासिक म्यूज़ियम हैं, वहाँ पे इनको संरक्षित करके रखा गया है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। औज़ार के बारे में बेसिकली मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है? शिकारी बानों के पास कैसे-कैसे हथियार व औज़ार थे, ज़रा सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। आज जो औज़ार आप देखते हैं लोहा का, बंदूक देखते हो, है ना? या चलाने के लिए जो खेतों में जो फव्वारा होता है, कुदाल होता है, ठीक है? तो वो आज लोहा का है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था। अतः उन लोगों को आस-पास जो मिलता, जैसे पत्थर, लकड़ी, जानवर के सींग, हड्डियाँ, इन्हीं को नुकीला बनाकर वो औज़ार बनाते थे। तो क्या-क्या चीज़ से औज़ार बनाते थे बच्चों? पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग, हड्डी हो गया, है ना? उन्हीं की नुकीला औज़ार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वो आकार में भी हाथ से पकड़ने लायक औज़ारों को बनाते थे, ताकि वो हाथ में पकड़ सके। इतना बड़ा औज़ार बना लेंगे तो फिर कैसे उसको पकड़ पाएँगे? फिर कैसे वार करेंगे? वार भी करना है ना जानवर पे, है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो इस कला में माहिर होते गए और पत्थर की बारीक औज़ार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के सहारे पर तेज कर औज़ार काम में लाते थे। उस समय औज़ार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं होता था। समूह के लोग हैं मिलजुल कर क्या करते थे, औज़ार बनाते थे। मतलब फ्री टाइम में जिसको जो काम मिला वो करता रहता था, कोई खाली नहीं बैठता था। कोई जो गुफ़ा पे फ़ोटो बना रहा है, चित्र बना रहा है, महिलाएँ जंगल में गई है कंदमूल लाने के लिए, जो पुरुष है वो गए हैं शिकार करने के लिए, बाकी जो पुरुष बच गए हैं वो औज़ार बना रहे हैं, ठीक है? तो आज आप लोगों ने जाना कि उनका जीवन शैली कैसा था, है ना? कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, शिकार कैसे करते थे, ठीक है बच्चों? देखिए, यहाँ पे फ़ोटो है एक बहुत सुंदर, यहाँ पे देखिए आपको जानने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक बुल है, बहुत बड़ा काऊ है और ये झुंड में है, जैसे एक ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने लोग हैं, इसको घेर लिए। इधर से भी इसको घेर लिया, देखो ये भाला है, भाला इसको मार रहा है ना? इसको घेर के शिकार कर रहा है। यहाँ भी देखिए, देख रहे हैं? यार ये सब क्या आदि मानव इसी तरह के चित्र गुफा में बने हुए हैं। पेड़ को काटने, उनकी छाल छीलने, जानवरों को खाल उतारकर और पहनने लायक बनाने इत्यादि में काम करते थे। लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दाँत आदि की मालाएँ भी बनाते थे, ठीक है? लकड़ी हो गया, सीप हो गया, हाथी दाँत हो गया, उनका माला बनाकर पहनते थे। मतलब धीरे-धीरे वो लोग भी क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, धीरे-धीरे उनको जो समझ में आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, ठीक है? चित्र और नाच,
ये भी है। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंग अब कई कैसा रंगीन कैसे बनाते थे, उनको कैसे पता रंग के बारे में? तो जो भी फल था, फल जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, रंग पाया जाता है। तो फल को वो क्या करते थे, एकदम क्रश करके उसका वो रंग निकालते थे, ठीक है, और तब उसी रंग से उसको क्या करते थे, रंगते थे। हाँ, तो रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे, बांस के ब्रश से चट्टानों पर बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भीमबेटका याद रखना। भीमबेटका क्या है? तो ये गुफा है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर साउथ में पाया जाता है। आप लोग जब बड़े हो जाइएगा तो जरूर यहाँ जाकर घूमिएगा, ठीक है। तो गुफा में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों को बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। तो खाली समय में क्या करते थे? चित्र बनाते थे, वो नाच करते थे, डांस करते थे, ठीक है। सभी सब मिलकर देर तक नाचते थे। डांस क्या एक तरह से इंजॉयमेंट का फॉर्म है, ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके, है कि नहीं। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण देखो। पैसरा बिहार के एक जगह है पैसरा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो मुंगेर एक जिला है, बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों में से जो एक जिला का नाम है वो मुंगेर है। तो वहाँ पे पैसरा स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। देखो कितना अच्छी बात है कि आरंभिक मानव से जो जुड़ा हुआ क्या मिला, स्थल मिला जहाँ लोग रहते थे। यहाँ से ये क्लियर नहीं क्या लिखा हुआ है, पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले यहाँ, ठीक है। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है हमें? औजार मिला है, और वो लोग वहाँ रहते थे, है ना। इसका हमें साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? बिहार से मिला है। और तो आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आएगा भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पैसरा कहाँ है, तो बिहार के मुंगेर जिले में। देखो नवपाषाण काल में हड्डी के औजार, अब ये नवपाषाण काल क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पत्थर के औजार मैंने बताया। देखो ये हड्डी है, जानवरों का हड्डी, तो इतना लंबा गया है, एकदम नुकीला ऊपर से है। ये औजार देख रहे हो, ये हल्का मोटा औजार देख रहे हो, है ना। ये भी औजार है क्रिकेट के विकेट की तरह। सिमिलरली ये जो पत्थर के औजार देखो, है ना। आप बोलोगे सर ये बहुत बड़ा औजार है, लोग उठाएंगे कैसे? दिखने में है लेकिन उठा सकते हैं। बाद में धीरे धीरे से इसमें भी क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक है। ये भी औजार है, ये भी औजार है। आप लोग इसको देखेंगे कि पहले के औजार ये इधर हड्डी के हैं और इधर पत्थर के हैं। यहाँ भी देखिए, जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? पत्थर था, क्योंकि पत्थर से ही क्या हुआ, आपका आविष्कार हुआ है, और पत्थर से हम लोग औजार बना सकते हैं। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, है ना, उसके औजार, पत्थर की गुफा उसके औजार, उसी के आभूषण का वे प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पाषाण काल का है। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पाषाण काल कहते हैं। मतलब पाषाण काल मतलब ऐसा काल जिसमें पत्थरों का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, उसे पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपने देखा था, नवपाषाण काल, है ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम में कि पाषाण काल क्या किसे कहते हैं, आप बता दोगे। भीमबेटका कहाँ है, आप बता दोगे। मानव जीवन, आदि मानव जीवन की जीवन शैली कैसी थी, आप बता दोगे। वो लोग फ्री टाइम में क्या करते थे, तो नाच करते थे और रंगीन चित्र बनाते थे गुफा पे। पुरुष क्या करते थे, शिकार पे जाते थे। महिलाएं क्या करती थी, तो वो लोग कंदमूल इकट्ठा करने जाती थी, है ना। इतने चीज आज हम लोग देखे हैं। और आगे देखते हैं हम लोग। तो पाषाण काल हो गया। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों,
पत्थर के जो औजार है, उस आधार पर पाषाण काल है ना, पत्थर के जो औजार बनाने का तरीका, देखो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, जीवन शैली में आए परिवर्तनों से जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक, ठीक है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इस काल में उन्होंने शुरू किया। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल का जो फीचर हो गया, विशेषता हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है, पाषाण कहने का मतलब है कि जहाँ पत्थर का योग हुआ है, पत्थर का उपयोग हुआ है, पाषाण काल। इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया आपका मध्य पाषाण काल जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा हो गया आपका नव पाषाण काल, ठीक है। तीनों में ही पत्थर का उपयोग हुआ है बच्चों। आप कहोगे तीनों का नाम अलग अलग क्यों है? तो नाम अलग अलग इसीलिए है क्योंकि जो पत्थर का जो उपयोग था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वही बड़ा पत्थर जो औजार बनाते थे, तो धीरे धीरे जब उन लोगों का अध्ययन बढ़ता गया, जानकारी बढ़ती गई, तो वो लोग शार्प और अच्छे पत्थर बनाने लगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़े, जिसके कारण गेहूँ, जौ, महुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अचानक क्या हुआ, पृथ्वी पे जो वातावरण था, हमारा जो क्लाइमेट था, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया और अचानक से क्या हुआ, गेहूँ, जौ, महुआ ये सब अपने आप धरती पे उगाए, ठीक है। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिससे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। इसका टाइम पीरियड क्या है, 14,000 साल पहले से 8,000 साल तक। पाषाण, पूरा पाषाण काल का समय क्या है, 20 लाख साल पहले से 14,000। इसका क्या है, 14,000 से 8,000 साल पहले। मैंने आपको बताया कि पत्थर का ये लोग क्या औजारों का बेहतरीन उपयोग करने लगे और बढ़ाने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पाषाण काल को अंतिम चरण में पूरा पाषाण युग के नाम से, और पाषाण काल का अंतिम जो चरण है उसको नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब हम लोग आते हैं नव पाषाण काल पे। नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव जीवन के रहन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल है 8,000 से 3,000 साल तक। कहने का मतलब है कि नव पाषाण काल आते आते लोग एक ही जगह रहना सीख गए। नव पाषाण काल आते आते लोग खेती करना सीख गए। जो पहले घूम घूम कर इधर उधर जाते थे, शिकार करते थे, है ना, और कंदमूल इकट्ठा करते थे, तो कहीं ना कहीं अब उन लोग खेती को समझने लगे थे और खेती करने लग गए। मतलब एक जगह रहने लग गए, है ना। एक जगह रहने लग गए मतलब समुदाय बनता गया, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, है ना। नव पाषाण काल से हमें जानने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें। लोग कैसे रहना शुरू किए, जब वो लोग रहने लगे। अब जब मैं आपको पढ़ाऊँगा नव पाषाण काल में कि जब वो लोग रहने लगे तो क्या दिक्कतें आने लगी, ठीक है। खेती तो सीख गए, लेकिन उस समय भी उन क्या दिक्कतें थी, क्या उस समय जो एक जो झुंड था, एक समुदाय था, क्या दूसरे समुदाय पे अटैक करता था, आक्रमण करता था क्या, है ना। क्या बाढ़ आती थी, क्या तो वो लोग क्या वो जगह को छोड़ कर कहीं जाते थे। तो इन तमाम सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए नव पाषाण काल। तो ये चैप्टर अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आज हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, है ना, प्रारंभिक मानव के बारे में, और फिर अगले अध्याय में हम लोग इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।